हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ ईसीजी। आप ये जो ग्राफ देखते हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देखते हो, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बता रहा है हार्ट की, ये ग्राफ को ही हम बोलते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब जो ग्राफ है उसको हमने बोला ग्राम, एंड द इंस्ट्रूमेंट और द मशीन दैट यूज टू रिकॉर्ड इट, देन इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो ये मशीन है, जिस मशीन पर ये आएगा, उस मशीन को हमने बोला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो ग्राफ है उसको हमने बोला है ग्राम, और जो मशीन है उसको हमने बोला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ सी, हार्ट में आपको अगर कंडक्शन पता है तो आप ये जो इसके वेव्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या वेव, कौन सा वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ईसीजी डिस्कवर किया एंथोवन ने डिस्कवर किया। इसके अलावा आप बताओ, क्या हार्ट कैसा है आपका? मायोजेनिक है ना? मायोजेनिक है, यानी कि मायोजेनिक मीन्स इम्पल्स जनरेट खुद कर सकता है, इम्पल्स जनरेट कर सकता है। इसके अलावा ऑटो एक्साइटेबिलिटी भी रहती है, ऑटो एक्साइटेबल मीन्स इट हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कैसे? देखो, ये हार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपका राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आपका जो पेस मेकर है, पेस मेकर कौन है? एसए नोड, ये आपको मालूम है। एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? एसए नोड यहाँ पर है। कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? राइट एट्रियम में दिख रहा है, कॉर्नर में दिख रहा है, राइट कॉर्नर में दिख रहा है। तो आप इसका अगर लोकेशन बोलोगे तो बोलोगे एसए नोड जो है कहाँ पर लोकेट हो रहा है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ओके, नाउ ऐसे नोड जो है मैसेज आगे ट्रांसफ़र करता है। पहले ये आर्ट्रिया जो है रिलैक्स कंडीशन में है। जब ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। पहले क्या था? एट्रियम रिलैक्स कंडीशन में थे, रिलैक्स मीन्स डायस्टोल कंडीशन में थे, and it initiate what? Polarization, polarized state, polarization. Then ऐसे नोड ने जब आगे मैसेज ट्रांसफ़र किया तो एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि सिस्टोल कंडीशन में आ गए, डीपोलराइज्ड हो गए हैं, डीपोलराइजेशन। नाउ अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। जब रिलैक्स कंडीशन से वापस से रिलैक्स कंडीशन में आना है, अगेन इन रिलैक्स कंडीशन, तो वापस से रिलैक्स कंडीशन में आने को बोलेंगे रीपोलराइजेशन, अगेन, है ना? तो रीपोलराइजेशन। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ऐसे नोड जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इस टाइम पर एट्रिया जो है रिलैक्स कंडीशन में थे। अभी ऐसे नोड आगे मैसेज ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर? एवी नोड के पास, और एवी नोड आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? एवी नोड भी आपको राइट एट्रियम में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहाँ लोकेट कर रहा है? लोअर साइड में कर रहा है और लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। तो आप बोलोगे लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ओके। ऐसे नोड ये रहा आपका, ये था आपका ऐसे नोड, ये हो गया आपका एवी नोड। नाउ
ए बी नोड के बाद से यहाँ से जाते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज क्या होते हैं? बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, these are muscle fiber, these are muscle fiber that are found only in ventricles, है ना बेटा। तो ये जो है मसल फाइबर है जो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में दिखाई देंगे। ओके, एंड देन लास्ट में यहाँ से निकलेंगे परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। सो दिस इज एन प्रॉपर कंडक्शन ऑफ heartbeat, conduction of heartbeat। ऐसे नोट अगर एक सीक्वेंस में पूछा जाए तो आप बता दोगे ऐसे नोट। देन कहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर किसको सेंड किया? ए बी नोट, देन बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, एंड लास्ट वन इज परकिंजे फाइबर। ओके, ये रहा आपका सीक्वेंस। आगे देखो, अब हम देखते हैं ईसीजी का जो वेव्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हो। ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया आपने। ओके, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन आप देखते हो इसको बोलते हैं बेस लाइन। इस बेस लाइन पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, दैट में भी अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। वो डिफ्लेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? वेव। यहाँ पे जो आप डिफ्लेक्शन देखते हो, ये डिफ्लेक्शन जो है अपवर्ड भी हो सकते हैं एंड डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वेव। तो सबसे पहली वेव जो आती है, ये जो सबसे पहली वेव आती है इसको हमने बोला पी वेव। क्या बोला है? पी वेव। और ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसके बाद में जो सेकेंड वेव आती है, जो सेकेंड वेव आएगी, नाम है क्यू आर एस। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए इसको क्यू आर एस वेव नहीं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? जब वेंट्रिकल हमारे क्या कर रहे थे? डीपोलराइज्ड हो रहे थे। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। बेटा देखो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर बंडल ऑफ हिज में जब मैसेज ट्रांसफ़र हुआ तब क्या हुआ? वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्शन एंड डीपोलराइजेशन। ओके, नाउ जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तब एट्रिया जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट वेव जो है आपकी, नेक्स्ट वेव आती है टी वेव। टी वेव, ये टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकल्स का रिलैक्स हो जाना, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। ईसीजी में मैं जितना बता रही हूँ यहाँ से ही क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहेंगे। इसके अलावा ईसीजी में कुछ और नहीं आएगा एक्स्ट्रा। इस टॉपिक से अगर आपने ये ध्यान से देख लिया तो इधर से क्वेश्चन अगर आया तो आप गारंटी है कि आप अच्छे से करके अटेम्प्ट करके आओगे, वो भी करेक्ट अटेम्प्ट करके आओगे। देखो, पहले क्या हुआ? एट्रियल डीपोलराइजेशन, देन वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन जब वापस से रिलैक्स कंडीशन में जब आया है, जब ये रिलैक्स हुआ तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करेगा। अच्छा, नाउ ये जितनी भी आप ये देखते हो वेव्स में अगर ज़रा भी साइज़ में अगर चेंजेस आते हैं, लाइक अगर टी वेव एलिवेट हो गया, ज़्यादा उठ गया है या फ्लैट हो गया है, इसका मतलब ये आपके पेशेंट में एबनॉर्मलिटीज़ को शो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आया, अब आप लोग ये वाला नीट क्रैक कर लोगे, देन आप जब ईसीजी देखोगे, मेजर करोगे, तो अगर आपके पेशेंट का जो पी वेव है वो एनलार्ज हो रहा है, पी वेव एनलार्जमेंट है, इट मीन्स
एट्रिया भी एनलार्ज हो रहा है, एट्रिया एनलार्जमेंट। नेक्स्ट इज क्यू वेव। अगर क्यू वेव एनलार्जमेंट हुआ यानी कि क्या शो कर रहा है, मायोकार्डियल इनफेरेक्शन, मायोकार्डियल इनफेरेक्शन। लास्ट इज आर, आर वेव अगर एनलार्ज हो रहा है, आर जितना देखो ये वी जैसा आप समझो, ये वी जैसा दिख रहा है, उल्टा अगर करो तो वेंट्रिकल। अगर आपको नहीं समझ में आता तो भाई आपको रटना तो पड़ेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। आर वेव एनलार्जमेंट अगर हुआ है इसका मतलब हुआ वेंट्रिकल्स एनलार्जमेंट, वेंट्रिकल्स भी एनलार्ज्ड हो रहे हैं। टी वेव, लास्ट में टी वेव आपका जो आ रहा है, अगर टी वेव फ्लैट हो जाता है, अगर किसी पेशेंट का ईसीजी आप चेक कर रहे हो और उसका टी वेव अगर फ्लैट हो रहा है या फिर उसका टी वेव ज़्यादा एलिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी वेव अगर एलिवेट हो जाएगा या टी वेव फ्लैट हो जाता है, ये भी एबनॉर्मलिटीज़ को शो करता है। अगर फ्लैट होता है इसका मतलब आपके हार्ट के मसल को, आपके हार्ट के मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव हो रहा है, हार्ट के मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव हो रहा है। और अगर ज़्यादा एलिवेटेड हो गया इट मीन्स हाइपरकलेमिया हो गया है, हाइपरकलेमिया यानी कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है। जब टी वेव फ्लैट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट के मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, दैट रिप्रेजेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एक तरीके की पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिसका नाम है कोरोनरी इस्केमिया, इस्केमिया। ओके, सो वी आर डन विद ईसीजी। इसके अलावा यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर आपको इतना पता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। सी, नीट 2023 का क्वेश्चन है ये। देखो, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ए का हो गया आपका 3। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, पहले ही आपका ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी दिख रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं। क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल कंडीशन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड टी वेव क्या बताता है, टी वेव आपका क्या बता रहा है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सो 64 क्वेश्चन देखो आप नीट 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 क्वेश्चन देखो। पी वेव सिंपली वही है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ए का 4 हो गया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहे हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो बी का 1 हो गया। अभी देखो बी और सी तो हटा दो, ए और डी में से होगा। सी ऑप्शन में टी वेव में देखो, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और अगर साइज में रिडक्शन हुआ तो आपने अभी देखा कि क्या हो जाता है, कोरोनरी इस्केमिया हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कोरोनरी इस्केमिया एक तरीके की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जब हार्ट के मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। 58 क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रैवल इन द हार्ट। तो अभी आपने देखा पहले कैसे, ऐसे नोट के बाद एवी नोट, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर, देन हार्ट मसल। AIPMT 1995 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, बंडल ऑफ हिस पे क्वेश्चन है ये, सेकेंड। बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट, नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो पहले ही हटा दो। मसल फाइबर है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल, नहीं, इससे वेंट्रिकल वॉल्स में दिखाई देते हैं। तो बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, और ये आपका AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। ये भी हो गया। AIPMT 2011 का क्वेश्चन भी देखो, बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट of which
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमंस? हार्ट, किडनी, पेनक्रियास, ब्रेन, ये तो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली हार्ट. Okay, so if you like the video, please just hit the bell icon and subscribe to my channel. Okay.